हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शुभम जीएस ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, हम लोग हाई कोर्ट वाला हिस्सा देख रहे थे। उसमें आज का जो टॉपिक है वो अधीनस्थ न्यायालय वाला है। मैंने 3 स्तर बताए थे न्यायालयों के: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमने कंप्लीट कर लिया है कल तक। उसके बाद तीसरा पार्ट आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक, तो हाई कोर्ट वाला एक हिस्सा बचा है। हाई कोर्ट में कौन कौन सा जॉइंट हाई कोर्ट होता है, कौन कौन से स्टेट का एक हाई कोर्ट है, संयुक्त रूप से साझा न्यायालय है, वो सब वाला हिस्सा मैं इसके बाद बताऊंगा। लास्ट में उसको एक साथ नोट करिएगा आप। ठीक है, तो इसके बाद वाला वो टॉपिक आएगा, वो एक टॉपिक छूटा हुआ है हाई कोर्ट का। ठीक, तो आज हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट पढ़ेंगे, मतलब अधीनस्थ न्यायालय। 3 स्तर में तीसरा स्तर सबऑर्डिनेट कोर्ट। एक्चुअली में ये सीक्वेंस वाइज अच्छे से हो जाए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, मतलब उसको हाई कोर्ट वाला जो साझा न्यायालय वाला है उसको अलग से बता दूंगा। कौन से स्टेट का कौन सा हाई कोर्ट है, वो सब वाला हिस्सा अलग से देखेंगे अपन। वो बीच में आ जाता तो दिक्कत हो जाता। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से समझिएगा और इसको नोट करिएगा। ये टॉपिक बहुत से पेपर में, पीएससीएस पीएससी वाले पेपर में तो पूछता ही है, रेलवे के पेपर में भी पूछ सकता है, एसएससी के पेपर में भी पूछता है। ठीक है, सब पेपरों में इससे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे, ऊपर से उड़ते जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, उसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय, इसी को कहते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय। अनुच्छेद 233 में अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बताया गया है। ये टोटल अधीनस्थ न्यायालय वाला जो हिस्सा है, भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 233 से 237 तक पूरा बताया गया है। 233 से कहां तक? 237 तक। अधीनस्थ न्यायालय 233 में है, लेकिन 237 तक फिर आगे का अनुच्छेद ये सब वाला बताया गया। 233 में अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक, अब ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है वो किसके अंडर में होता है? हाई कोर्ट के अंदर में आएगा, उच्च न्यायालय के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय। तो ये हाई कोर्ट। अब इसके 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, कितने लेयर्स होते हैं? 3 लेयर, 3 स्टेज होते हैं, 3 स्तर होते हैं। ठीक है, कितने स्तर? 3 स्तर। तो तीनों स्तर को अपन देखेंगे। तीनों स्तर किसके अंतर्गत आते हैं? उच्च न्यायालय के अंतर्गत। उच्च न्यायालय किसके अंतर्गत आता है? सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। तो यहां पे मैं हाई कोर्ट इसलिए लिखा हूं क्योंकि इसी के अंतर्गत ये 3 न्यायालय आते हैं। 3 स्तर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तीनों स्तर को अपन, ये आप नोट्स में ये डायग्राम से समझिएगा पहले। ठीक है, ये जो बनाया हूं मैं डायग्राम वो बनाना। उसके बाद इन तीनों स्तर को अपन क्रमवार एक्सप्लेन करूंगा मैं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। उसके बारे में आप लिखते जाना अपना नोट्स में और उसके बारे में समझते जाना। ठीक है, तो स्टेज 1, 3 स्तर होते हैं। हाई कोर्ट के बाद अधीनस्थ न्यायालय, ये वाला हिस्सा अधीनस्थ न्यायालय का हिस्सा है। इसके 3 स्तर। पहले तो ये चीज़ समझिए, दीवानी और फौजदारी मैंने पहले भी बताया था, उसको नोट किए कि नहीं? अपने कॉपी में नोट करिए उसको। दीवानी का मतलब दीवानी मामले और फौजदारी मामले, 2 तरीके के मामले हैं। भाई आपके साथ कुछ गलत होता है तो दीवानी मामले के अंतर्गत आएगा कि फौजदारी मामले के अंतर्गत? दीवानी मामले के अंतर्गत क्या आता है? जमीन से संबंधित मामले, पैसे से संबंधित मामले, वसीयत से संबंधित मामले। फौजदारी के अंतर्गत क्या आता है? हत्या, चोरी, डकैती, आपराधिक मामले। घर में चोरी हो गया, घर में कोई गोली मार दिया, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये फौजदारी मामले के अंतर्गत आएंगे। और दीवानी मामले के अंतर्गत कोई जमीन हड़प लिया, आपके जमीन पे कोई किसी ने कब्जा कर लिया। गांव में देखते हैं ना, जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे के अतिक्रमण कर दिया, किसी के दुकान पे अतिक्रमण कर दिया, किसी के घर पे अतिक्रमण कर दिया। तो जमीन से संबंधित विवाद जो होते हैं, ठीक है, भूमि से संबंधित विवाद, पैसे से संबंधित विवाद, वो फौजदारी न्यायालय के अंतर्गत, दीवानी मामले के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, पैसे और वित्त से संबंधित दीवानी मामला, और आपराधिक मामले पे, अपराध से संबंधित चोरी, हत्या, डकैती, ये आएगा आपका फौजदारी। इसी को सिविल मामला भी बोलते हैं। सिविल मामला, दीवानी मामले को लिख लीजिए, दीवानी को सिविल मामला भी बोलते हैं। फौजदारी यानी आपराधिक। ठीक है, सिविल मामला और फौजदारी यानी आपराधिक मामला। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेज। भाई जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में जज होता है मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, हाई कोर्ट में भी जज होता है मुख्य न्यायाधीश। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी, जिला एवं सत्र न्यायालय जिसको बोलते हैं, जिला न्यायालय में क्या होगा? मुख्य हेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम। ठीक है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश होगा वो। ठीक है, तो जिला न्यायाधीश क्या होता है? हेड होता है। ठीक है, तो 3 लेयर होते हैं। तो देखिए, अब देखिए 3 लेयर के अंतर्गत क्या होगा? जब कोई न्यायाधीश
मुख्य न्यायाधीश क्या होगा, अब जिले का मुख्य न्यायाधीश क्या होगा, जिला न्यायाधीश बोलेंगे। तो जब कोई न्यायाधीश, देखिए एक चीज समझिए, एक ही न्यायाधीश दोनों प्रकार के मामले देखता है, ठीक है, दीवानी भी मामले देखेगा और फौजदारी मामला, मतलब आप अपने जमीन से संबंधित कोई विवाद लेके जाएंगे तो भी वही न्यायाधीश देखेगा, और अपना आपराधिक अपराध, मेरे साथ कोई चोरी कर लिया है, डकैती कर लिया है, मुझे गोली मार दिया है, ये सब मामला आप हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब लेके जाएंगे तो भी वही न्यायाधीश देखेगा, वो एक ही न्यायाधीश देखेगा, ठीक है। वो न्यायाधीश, हालांकि बहुत सारे न्यायाधीश होते हैं तो ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं कि ये न्यायाधीश इतना मामला देखेंगे, ये न्यायाधीश इतना, तो एक ही न्यायाधीश दोनों प्रकार के मामले देखेगा। जैसे कि कोई अब हर स्टेट में इसका अलग अलग प्रावधान है, कोई स्टेट में ऐसा भी डिवाइड कर देते हैं कि हाई कोर्ट, वो जो न्यायाधीश है वो लंच के पहले दीवानी मामला देखेगा, लंच के बाद फौजदारी मामला देखेगा। इस तरीके से मतलब अपने अपने तरीके से इसको डिवाइड करके रखते हैं। न्यायाधीश एक ही होता है, दोनों मामला देखता है। तो जब कोई न्यायाधीश, ठीक है, ध्यान से सुनिए, जब कोई न्यायाधीश दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहते हैं, और जब कोई न्यायाधीश फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है वही न्यायाधीश, तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। पहला स्टेज कौन सा होगा, पहला स्टेज, 3 स्टेज मैंने बताए, तो पहला स्टेज का जो न्यायालय होता है जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय। पहला स्टेज का न्यायालय कौन सा, जिला एवं, यहां पे मेरे को जिला एवं सत्र न्यायाधीश लिखना था लेकिन लिखा हूं यहां पे, देखिए अलग अलग कैटेगरी क्यों किया हूं बताऊंगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, फर्स्ट स्टेज का न्यायालय। फर्स्ट स्टेज का न्यायालय क्या, जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय। इसको कैसे समझेंगे, जब कोई न्यायाधीश दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तब उसे जिला न्यायाधीश कहते हैं, और जब कोई वही न्यायाधीश है ना, जब कोई न्यायाधीश, वही न्यायाधीश फौजदारी मामलों से संबंधित सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। मैंने जो अभी बोला उसको अपने कॉपी में नोट करिए। जब कोई न्यायाधीश दीवानी मामलों की सुनवाई करेगा तो उसे जिला न्यायाधीश, जब कोई और वही न्यायाधीश जब फौजदारी मामलों की सुनवाई करेगा तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। और ये जो फर्स्ट स्टेज है जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, तो एक ही न्यायाधीश दोनों मामलों की सुनवाई करेगा, तो उसका नाम समझ गया आप। अब पहला स्टेज खत्म, पहला स्टेज हो गया, अपन अलग से भी समझेंगे इसको। दूसरा स्टेज अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय, उसके अधीन भी न्यायालय होते हैं। पहले स्टेज के अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत इसका मुख्य कौन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश। दूसरा दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय है ना, जिला न्यायालय के अंतर्गत, ठीक है, क्या लिखेंगे आप, सेकंड पॉइंट लिखिए, जिला न्यायालय के अंतर्गत दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय होता है, और फौजदारी मामलों की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है। ठीक है, जिला न्यायालय के अंतर्गत दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय और फौजदारी मामलों की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड स्टेज में क्या आया, जैसे कि फर्स्ट स्टेज में जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, दूसरे स्टेज में अधीनस्थ न्यायालय। अब जो नीचे आते जाएगा ना तो अधीनस्थ न्यायालय ही बोलेंगे उसको। तो दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय और फौजदारी मामलों की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी फौजदारी मामलों की सुनवाई करेगा, दीवानी मामलों में अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय। अब वही देखिए, जब वही न्यायाधीश है, एक ही न्यायाधीश है, जब वो दीवानी मामलों की सुनवाई कर रहा है तो ये न्यायाधीश अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय अधीनस्थ न्यायाधीश करेगा और फौजदारी मामले मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी करेगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जब कोई न्यायाधीश है ना, जिला न्यायाधीश के अंतर्गत दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय होता है और फौजदारी मामलों की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है। अब थर्ड स्टेज, दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए जिला न्यायाधीश के अंतर्गत तीसरे स्तर में दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए तीसरे स्तर में मुंसिफ अदालत का न्यायालय होता है, मुंसिफ अदालत होता है, और फौजदारी मामलों की सुनवाई के लिए न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है। ठीक है, तो तीसरे स्तर में क्या होता है, मुंसिफ अदालत होता है, और फौजदारी मामलों दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए मुंसिफ अदालत होता है और फौजदारी मामलों की सुनवाई के लिए न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है। अब ये तीनों स्तर के न्यायालय अपन ने देख लिए, 3 स्तर का न्यायालय हुआ। ठीक है, दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए जब कोई जज दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला जज कहते हैं, और सत्र न्यायाधीश कब कहते हैं, जिला न्यायाधीश कहते हैं। फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो सत्र न्यायाधीश कहते हैं। अधीनस्थ न्यायाधीश कहेंगे दीवानी मामलों की सुनवाई करेगा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी फौजदारी मामलों की सुनवाई करेगा। वैसे ही मुंसिफ अदालत होता है तीसरे स्तर पर, दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए, फौजदारी मामलों की सुनवाई के लिए न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। 3 स्तर हो गया। अब पहले स्तर देखते हैं अपन, डालिए यहाँ पर प्रथम स्तर, जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी जिला न्यायाधीश। मैंने बताया जिला न्यायाधीश, वही दीवानी मामलों की सुनवाई करेगा तो जिला न्यायाधीश कहलाएगा, फौजदारी मामलों की सुनवाई करेगा तो यही जिला न्यायाधीश क्या कहलाएगा, मतलब उन जो न्यायाधीश रहेंगे वो सत्र न्यायाधीश कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए, न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। पहले स्तर पर देख रहे हैं अपन, फर्स्ट स्टेज, ये वाला स्टेज,
इनके पास, जिला न्यायाधीश के पास क्या होती है, न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्ति होती है। मतलब ये डिसीजन तो दे ही सकता है, न्याय तो दे ही सकता है, प्रशासनिक कैसे कार्यविधि चलेगी, कैसे पूरा प्रोसेस होगा, वो लंच के पहले कौन कौन से मामले की सुनवाई होगी, उसके बाद कौन कौन से मामले की सुनवाई होगी, पूरी प्रशासन, पूरे उस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को भी वो वहां के संभालता है। तो इसके पास क्या होता है, प्रथम स्तर पर जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं पहले स्टेज में। अधीनस्थ न्यायालयों के निरीक्षण की शक्ति होती है। मतलब ये जो अधीनस्थ न्यायालय है, 2 स्तर का और अधीनस्थ न्यायालय है, उसका निरीक्षण भी कर सकता है कि वो लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, पूरा जो ज़्यादा पेंडिंग केस तो नहीं हो गया, ठीक है, वो लोग अपना केस को टाइम पे सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, लोगों को अच्छे तरीके से न्याय मिल रहा है कि नहीं। तो अधीनस्थ न्यायालय की निरीक्षण का काम भी कौन सा न्यायालय करता है, जो प्रथम स्तर का न्यायालय है, वो नीचे वाले न्यायालयों के क्या करता है, निरीक्षण का भी काम करता है। ठीक। और तीसरा, ये जो न्यायालय है, पहला स्तर का न्यायालय अपन देख रहे हैं, ये उम्र कैद से लेके मृत्युदंड तक की सजा दे सकता है। मैं क्या बोल रहा हूं, पहले स्टेज का जो न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, वो क्या कर सकता है, उम्र कैद से लेके मृत्युदंड तक की सजा दे सकता है। लेकिन जब वो सजा दे देगा, ठीक है, तो उम्र कैद की सजा दे दिया या मृत्युदंड की सजा दे दिया सपोज, तो उसको हाई कोर्ट का अनुमोदन आवश्यक है। वो जो सजा है वो हाई कोर्ट के पास जाएगा, चाहे वो आरोपी अपील करे या ना करे। आरोपी अपील करेगा तब तो अपील का अधिकार तो उसको है ही, अगर वो नहीं भी अपील किया तो वो जो केस है वो पहले से हाई कोर्ट के पास जाएगा। हाई कोर्ट उस पर जब सिग्नेचर कर देगा, अपनी अनुमति दे देगा, उस पर अनुमोदन कर देगा, तब उसको उम्र कैद या फांसी की सजा होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, याद रखिए। तो ये उम्र कैद से लेकर मृत्युदंड तक की सजा दे सकता है, तो इसी को याद रखना है। ठीक है, कौन सा स्टेज का न्यायालय कितने तक की सजा दे सकता है, इसको भी याद रखना है, ये पेपर में पूछता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। पहला स्तर में ये सब चीजें हैं, जिला एवं सत्र न्यायाधीश का ये अधिकार होता है। द्वितीय स्तर में अधीनस्थ न्यायालय जो होता है, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय, तो इस अधीनस्थ के इसके अंतर्गत क्या आता है, दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय होता है, फौजदारी मामलों की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है। दूसरे स्तर में ये अधिकतम 7 वर्ष के कारावास की सजा दे सकते हैं। ये जो सेकंड स्टेज का जो न्यायालय होते हैं ना, ये अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय या मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय मैक्सिमम 7 साल की सजा दे सकते हैं। 7 साल से ज़्यादा की सजा ये लोग नहीं दे सकते। ठीक है, इसमें एक ही चीज़ याद रखना है, 7 साल की मैक्सिमम सजा दे सकते हैं। इसी को पूछता है बिहार PCS में भी इसको पूछा था, बिहार PSC में, UP PCS में भी पूछा था एक बार। तो इसको आप लोग याद रखिए। जो लोग रेलवे SSC या अभी जो छत्तीसगढ़ में जो एग्जाम होने वाला है, मंडी निरीक्षक, ACF, ये सब की तैयारी कर रहे हैं जितने भी लोग, अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वो ध्यान रखें कि जो अदर स्टेट के एग्जाम के PCS और PSC में जो क्वेश्चन आता है ना, वही क्वेश्चन को छापेगा एज इट इज। मतलब कई बार क्वेश्चन वही क्वेश्चन को उठा के सीधे सीधे दे देता है, रेलवे वगैरह में, SSC वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चंस। तो ये जो PCS और PSC के क्वेश्चन है, आप लोग अगर सोच रहे हो कि बहुत डीप में हमको नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत डीप में जा रहा है, कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है, तो बहुत जो कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत अंदर अंदर से सवाल पूछ रहा है, तो जब तक पूरी चीज़ों को आप पढ़ेंगे नहीं, वो चीज़ें बनेंगी नहीं। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरी चीज़ों को पढ़िए। तो ये याद रखिएगा इसको। तीसरे स्तर का जो न्यायालय है, दीवानी मामलों के लिए मुंसिफ अदालत होता है, फौजदारी मामलों के लिए न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है। तो 3 वर्ष तक का कारावास का सजा दे सकते हैं। जैसे ये लोग 7 साल की सजा दे सकते हैं सेकंड स्टेज के लिए न्यायालय, वैसे थर्ड स्टेज में क्या कर सकते हैं, 3 वर्ष तक के कारावास की सजा दे सकते हैं तीसरे स्तर पे। तो पहला स्तर का जो जिला एवं सत्र न्यायालय है, उम्र कैद से लेकर मृत्युदंड तक की सजा दे सकता है। दूसरा स्तर 7 वर्ष की सजा दे सकता है। तीसरा स्तर 3 वर्ष की सजा दे सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम 3 वर्ष की सजा। और तीनों ही जो न्यायालय है वो हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ये हो गया 3 स्तर के न्यायालय, इसको अच्छे से समझिए। ठीक, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, 3 स्तर के न्यायालय पूरा। अब देखते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, उसकी नियुक्ति कैसे होती है। ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैंने बताया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा सबका हेड, तो उसकी नियुक्ति कैसे होगी। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नियुक्ति, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा नियुक्ति, नहीं राज्यपाल, सॉरी। ठीक है, नियुक्ति कौन करेगा, जिला न्यायाधीश की राज्यपाल करेगा। हाई कोर्ट से परामर्श से, ये तीनों न्यायालय हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। तो नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। किससे परामर्श लेगा, हाई कोर्ट से परामर्श लेगा। और इसके अतिरिक्त नियुक्ति तो वो करेगा ही, कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उसको मजिस्ट्रेट बनाना है, यानी पद स्थापना, पोस्टिंग, वो हाई कोर्ट के परामर्श से राज्यपाल करेगा। और प्रमोशन, ये भी हाई कोर्ट के परामर्श से राज्यपाल करेगा। नियुक्ति, पद स्थापना, पदोन्नति
सिलेक्शन, ठीक है, नियुक्ति मतलब नियुक्ति, पोस्टिंग और प्रमोशन, ये तीनों चीज कौन करेगा? राज्यपाल करेगा हाई कोर्ट से परामर्श से। ठीक, ये याद रखिएगा। योग्यता क्या नहीं होनी चाहिए? डिस्ट्रिक्ट जिला न्यायाधीश की योग्यता क्या होनी चाहिए? पहला, सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो, मतलब लाभ का पद ना हो, एक हिसाब से सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो। दूसरा, मिनिमम 7 वर्ष की वकील हो, कोई भी मिनिमम 7 वर्ष तक वकील रहा हो, अधिवक्ता का अनुभव हो मिनिमम 7 वर्ष का। और तीसरा, हाई कोर्ट ने नियुक्ति की सिफारिश की हो। हाई कोर्ट जब भी चाहे कोई न्यायाधीश को, अगर हाई कोर्ट को लगे कि ये मतलब कि इसको अनुभव है, ठीक है, मतलब कि ये न्यायिक क्षेत्र में इसका अच्छा अनुभव है, तो हाई कोर्ट जो रहता है वो राज्यपाल से अपील करके उसकी नियुक्ति करवा सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा में वही है, हाई कोर्ट ने नियुक्ति की सिफारिश की हो उस जज की, तो फिर क्या करेगा? ऐसे को जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है हाई कोर्ट की सिफारिश पर। तो 3 कंडीशन है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए। ठीक है, अब देखिए अन्य न्यायाधीश। भाई जिला न्यायाधीश तो रहेंगे ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में, और भी तो अन्य न्यायाधीश रहेंगे, बहुत सारे न्यायाधीश रहते हैं जिला न्यायालय में भी। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? राज्यपाल करेगा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी, लेकिन उससे लोक सेवा आयोग और हाई कोर्ट दोनों से परामर्श लेगा। अब यहां पर देखिएगा, लोक सेवा आयोग और हाई कोर्ट, ठीक है, दोनों से परामर्श ले रहा है। लोक सेवा आयोग और हाई कोर्ट दोनों से परामर्श ले रहा है। जजों के लिए एग्जाम भी होता है कई बार, ठीक है, पीएससी एग्जाम लेती है, ठीक है, सिविल जज के लिए एग्जाम होता है। तो लोक सेवा आयोग से और हाई कोर्ट के परामर्श से राज्यपाल जो है वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में केवल हाई कोर्ट के परामर्श की जरूरत पड़ती है, जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में लोक सेवा आयोग और हाई कोर्ट के दोनों के परामर्श की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, इसके पदस्थापना पदोन्नति में हाई कोर्ट का नियंत्रण होता है। मतलब हाई कोर्ट परामर्श देगा तभी तो पोस्टिंग होगा, प्रमोशन होगा, वो सब हाई कोर्ट के परामर्श से राज्यपाल करता है। ठीक है, तो इस पे अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण किसका रहता है? हाई कोर्ट का नियंत्रण रहता है, पूरा कंट्रोल हाई कोर्ट का रहता है अधीनस्थ न्यायालयों पर। तो ये 3 स्तर के न्यायालय थे, इसको अच्छे से समझने की जरूरत है। ठीक है, अब ये जो 3 स्तर होते हैं वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इंडिया में मैक्सिमम स्टेट्स में यही 3 स्तर के न्यायालय चलते हैं। इसके अतिरिक्त परिवार न्यायालय वो अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये 3 स्तर मेन है। अब वो परिवार न्यायालय, पंचायत न्यायालय, वो सब न्यायालय होते हैं, ठीक है, उसको अपन कोई एक वीडियो में देख लेंगे। तो आज ये 3 तरीके के न्यायालय है एक्सप्लेन किए हैं, अपन पढ़े हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।